आई एम डॉक्टर खालिद जमील अख्तर। मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था MBBS, और उसके बाद कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान से मैंने FCPS किया है, मैं फ़ेलो हूँ। और मैंने लंदन यूनिवर्सिटी से न्यूरोलॉजी के अंदर स्पेशलाइज़ किया था। आई एम अ डिप्लोमेट इन न्यूरोलॉजी फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी। और उसके बाद फिर मैंने रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन जो इंग्लैंड में है वहाँ से मेडिकल रिहेबिलिटेशन में फ़र्दर स्पेशलाइजेशन की। तो ऑन द होल मैं जो न्यूरोलॉजिकल केसेस हैं उनको देखता हूँ, स्पेशली विद रेफरेंस टू देयर रिहेबिलिटेशन। मैं म्यो हॉस्पिटल से एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिटायर हुआ हूँ, और मैं जो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान है उसकी जो फैकल्टी ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन है उसका पहला डीन था, और आजकल मैं उसका मेंबर हूँ, और मैं कनान क्लिनिक में शाम को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम सबसे पहले स्ट्रोक की बात करते हैं। देखिए, बड़ा कॉमन लफ्ज़ है कि खुदा न खास्ता आम ज़ुबान में कहते हैं कि जी स्ट्रोक हो गया, ये फालिज हो गया। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों को राइट साइड का फालिज होता है, कुछ लोगों को लेफ़्ट साइड का फालिज होता है। इसमें दो बातें समझने वाली हैं। पहली बात तो ये समझने वाली है कि फालिज जो है, ये स्ट्रोक जिसे कहते हैं, या तो ये खून की नाली के फट जाने से, जिसे हेमरेजिक कहते हैं, और या खून की नाली के बंद हो जाने से, यानी उसमें कोई क्लॉट आ जाता है। अगर फालिज आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है, यानी कुछ घंटों में, तो इसका मतलब है कि खून की नाली आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक हो रही है। और अगर ये सडनली एकदम आ जाए और वीकनेस आ जाए लेफ़्ट या राइट साइड की, तो इसका मतलब होता है ये हेमरेजिक है, खून की नाली कोई फटी है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। और बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर का हाई होना ज़रूरी नहीं है, बेरी एनोरिज़म्स होते हैं, कुछ दीवारें ऐसी होती हैं खून की नालियों की जो फट सकती हैं, प्रेशर पड़ने से फट सकती हैं, तो ये स्ट्रोक होता है। अब इसमें दो बातें और याद रखने वाली हैं। पहली बात ये याद रखने वाली है कि जिन लोगों को राइट साइड का फालिज होता है उनकी स्पीच भी इफ़ेक्ट हो जाती है, क्योंकि जिनको राइट साइड का फालिज होता है दिमाग का लेफ़्ट हिस्से में डैमेज होता है, और हमारा स्पीच सेंटर लेफ़्ट साइड पे होता है। तो एक तो ये ज़रूरी है। हमारे यहाँ गलत फहमी है, लोग समझते हैं नहीं लेफ़्ट साइड का फालिज जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। मेरे नज़दीक राइट साइड में चूँकि स्पीच भी इफ़ेक्ट हो जाती है, सो दैट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब खुदा न खास्ता जब किसी को फालिज हो जाता है तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि इसके मुहर्रिकात क्या थे। यूजुअली जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती, जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, जो गुस्से में बहुत रहते हैं, जो टेंशन में बहुत रहते हैं, मेन ये कॉजेज़ होती हैं जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। तो इसको तो कंट्रोल करना ऐसा प्रिकॉशन सबके लिए ज़रूरी है। अल्लाह ना करे कि स्ट्रोक हो, और खुदा न खास्ता होने के बाद भी कंट्रोल करना। अब जब स्ट्रोक हो जाता है तो जो इसकी अर्ली मैनेजमेंट होती है वो ज़ाहिर है आप किसी न्यूरो फिजिशियन के अंडर रह के हॉस्पिटल में पेशेंट को स्टेबल करते हैं, और जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है तो उसके बाद रिहेबिलिटेशन के लिए ऑब्वियसली यू विल कम टू रिहेबिलिटेशन सेंटर। मेरे ख़्याल में जितना जल्दी हो सके ऐसे मरीज़ों को जब होश आ जाए, बैठने के काबिल हो जाएं, उन्हें मोबिलाइज़ कर देना चाहिए, ताकि उनको बेड सोर ना हो, ताकि उनके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्चर डेवलप ना हो, उनके अंदर जो चलने का एक इनहेरेंट हमारा एक रिफ्लेक्स होता है वो ना ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए आप अपना जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है हम उसको रेफ़र करते हैं कि भाई इसकी एक्सरसाइजेस किया कराएं, इसको चलाएं फिराएं। अगर पाँव पूरा घसीट के मरीज़ चल रहा है तो फिर हम AFO एक सपोर्ट होती है वो दे देते हैं। जनरली हम एडवाइस करते हैं कि जॉगर पहन के, ग्रिप अच्छी होती है जो हाई टॉप जॉगर्स होते हैं। अब एक दो और चीज़ें मैं आपको बताऊं। आम तौर के जो फालिज के मरीज़ हैं उनको कहते हैं कि जी आप हाथ में बॉल पकड़ लो, ये स्प्रिंग पकड़ लो और उसको दबाओ। दिस इज़ रॉन्ग। जो मरीज़ होते हैं फालिज के, उनकी ये ग्रिप ऑलरेडी अच्छी होती है, उनकी ये ग्रिप कमज़ोर होती है। आप उनका हाथ देखिएगा, अक्सर यूँ होता है, ये फ्लेक्सर्स होते हैं, फ्लेक्सर्स आर ऑलरेडी गुड, एक्सटेंसर्स वीक होते हैं। तो इसलिए उनको जो एक्सरसाइजेज भी आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को कहते हैं करवाने के लिए, वो एक्सटेंशन की होनी चाहिए, इसकी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक मिसनॉमर है जो लोग करते हैं। और बाकी ये कि ऐसे पेशेंट्स को जितना जल्दी हो सके इनको ब्रिंग देम बैक टू नॉर्मल लाइफ।
देखिए, अगर हम पट्ठों की बीमारियों की बात करें तो बुनियादी तौर पे पट्ठों की दो किस्म की बीमारियां हैं। एक जेनेटिकली, जिनके अंदर पट्ठे हमारे पैदाइशी तौर पे कमज़ोर होते हैं लेकिन ज़ाहिर उम्र के कुछ हिस्से के बाद होते हैं, जिनमें सबसे जो ख़तरनाक बीमारी है उसे हम कहते हैं डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। बच्चा पैदा ठीक होता है, 4-5 साल की उम्र तक ठीक चलता है, फिर माँ बाप महसूस करते हैं कि एड़ी उठा के चलना शुरू हो गया है, पेट या छाती निकाल के चलना शुरू हो गया है, बैठ के खड़ा होना मुश्किल हो गया है। और ख़ास तौर पे याद रखिएगा, ऐसे मरीज़ जब बैठ के खड़े होते हैं तो घुटनों पे हाथ रख के खड़े होते हैं, इसको हम गावर साइन कहते हैं। तो ये अगर 3 अलामतें हों, यानी एड़ी उठा के चले, छाती निकाल के चले, बैठ के खड़े हुए थे, घुटनों पे हाथ रख के खड़ा हो, सो दिस शोज़ इसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। और अगर ये 5-6 साल की उम्र में करना शुरू कर रहा है तो इसका मतलब है कि डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। ऐसे मरीज़ आमतौर पे 11-12 साल की उम्र पे व्हील चेयर में बैठ जाते हैं। इन पेशेंट्स की ट्रीटमेंट अभी फौरी तौर पे कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन रीहैब की जा सकती है। इनको मोटा ना होने दें। और ये वाहिद बीमारी है पट्ठों की, मस्कुलर डिस्ट्रोफीज़, जिनके अंदर ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करानी चाहिए। ये गलती हम अक्सर कर जाते हैं, हमारे लवाइकीन भी और कई दफ़ा डॉक्टर्स भी, कि जी इनको आप वर्जिश कम कराएं। ज़्यादा वर्जिश कराएंगे तो पट्ठे जल्दी टूटेंगे इनके। जो सख्त वाली वर्जिश है वो बिल्कुल नहीं करानी, इनको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवाते हैं। यही बीमारी अगर 4-5 साल में शुरू होने की बजाय 12-14 साल की उम्र में शुरू हो तो इसको बैकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहते हैं। और बाज़ औक़ात ये कम ख़तरनाक होती है, और इसी तरह इसमें लिम्ब गर्डल और बहुत सी किस्में हैं। तो ये पट्ठों की जेनेटिक बीमारियां हैं। कुछ पट्ठों की बीमारियां ऐसी हैं जो हमें लग सकती है, एक्वायर हो सकती है। उनके अंदर मायोसाइटिस है, उसके अंदर मायोपैथीज हैं। मिसाल के तौर पे शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनकी अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो पट्ठे कमज़ोर हो जाएंगे, एंड दैट कॉजेज़ डायबिटिक मायोपैथी। इसी तरह डर्मेटोमायोसाइटिस है, ये मायोसाइटिस है, ये इन्फ्लेमेशन होती है पट्ठों की, जिनमें पट्ठों में दर्द भी होता है और वो कमज़ोर भी होते हैं। और डर्मेटोमायोसाइटिस के अंदर फिर पट्ठों के अलावा स्किन के ऊपर रैशेस भी आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, ये आप जब न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं वो इसकी ट्रीटमेंट करता है, और पेशेंट जो है नॉर्मली जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के हैं ये क्योर नहीं होते, बेहतर हो जाते हैं। बाकी कंडीशंस के अंदर ट्रीटमेंट से वो किसी हद तक क्योरेबल होती है। देखिए, जो हमारी नर्व्स हैं, पहले तो हम ये समझ लें कि ये तो हमारा ब्रेन हो गया। ब्रेन के बाद फिर हमारा इसको मगज़ कहते हैं, फिर हराम मगज़, ये स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है। जो स्पाइनल कॉर्ड से हमारी नसें निकल रही होती हैं उनको नर्व्स कहते हैं। और ये जितनी भी हम मूवमेंट करते हैं ये ब्रेन का मैसेज थ्रू नर्व्स जाता है और हम मूवमेंट होती है हमारी। अब नर्व्स की कुछ बीमारियां हैं जिनको न्यूरोपैथीज कहती हैं। ये कुछ पैदाइशी बीमारियां भी होती हैं और कुछ एक्वायर्ड भी होती हैं। और जो अब इसकी मैं आपको कुछ बताऊं, जो पोली न्यूरोपैथी है, जो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड है, इसके अंदर बहुत सी वैरायटी है, लेकिन एक आम मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ जो कि डॉक्टर्स के लिए भी समझने के लिए इजी होगा। अगर बीमारी आपके बड़े पट्ठों की हो, यानी कंधे की आपको कंघी करते हुए प्रॉब्लम हो, बैठ के खड़े होते हुए हिप्स की वीकनेस हो, तो ये मायोपैथीज होती हैं, पट्ठों की बीमारी होती है। अगर आपकी कमज़ोरी छोटे मसल्स की है, यानी हाथ की है, चुटकी नहीं बज रही, पेन की ग्रिप ठीक नहीं हो रही, पाँव की उंगलियां सही नहीं हिल रही, ये न्यूरोपैथीज होती हैं। तो न्यूरोपैथीज हमारी जो फाइन मूवमेंट्स होती हैं उनके अंदर कई इसकी किस्में हो सकती हैं। एक तो महसूस करने की सलाहियत हमारी कम हो जाती है, वी डोंट फील प्रॉपरली, गर्म सर्द का नहीं पता चलता, या पोजीशन सेंस का नहीं पता चलता, और मसल्स की पावर कम हो जाती है। फिर बाद में उंगलियां टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, पैरों की भी, हाथों की भी।
तो ये पूरी ग्रुप ऑफ डिजीज़ जो है इनको हम न्यूरोपैथीज कहते हैं। न्यूरोपैथीज भी जो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड होती हैं, जैसे पॉलिक न्यूरोपैथी है, शाकोट मेरी टूथ डिजीज़ है, और उसके अंदर जो पेशेंट चलता है तो पाँव पूरे ऊपर नहीं उठते, ये भी सारी मैनेज की जाती हैं। देयर इज़ नो क्योर फॉर देम बट देयर इज़ रिहेबिलिटेशन। जूता कैसा होना चाहिए, एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए, मोटापा नहीं होना चाहिए, विटामिन्स कौन से लेने चाहिए, एक्सर्शन एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, ये क्वेश्चंस हैं जो आप अपने डॉक्टर से पूछें और फिर उसके मुताबिक आप अमल करें। पीपल विद न्यूरोपैथीज लिव अ नॉर्मल लाइफ, वो अडाप्टेशन कर लेते हैं छोटी मोटी, एंड दे कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ। रीहैब में जहाँ पे हम न्यूरो की बीमारियों की बात करते हैं और मैंने की, इसी तरह जो हमारी मसल्स की कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और ख़ास तौर पे वी डील विद स्पोर्ट्स इंजरीज ऑल्सो एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन ऑल्सो। तो उस हवाले से मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ दो चार ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ हैं। मिसाल के तौर पे नंबर 1, अगर आपकी कोहनी में दर्द हो और कोहनी की बाहर वाली साइड पे दर्द हो, जब मैं हाथ लगा रहा हूँ, और ये रिस्ट की मूवमेंट से हो, तो इसको टेनिस एल्बो कहते हैं। अगर ये अंदर की साइड पे हो तो इसको गोल्फर एल्बो कहते हैं, क्योंकि गोल्फ खेलने वाले लोगों को यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और टेनिस खेलने वालों को यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ टेनिस खेलने वालों को ही होगी। औरतें जो कपड़े ज़्यादा नचोड़ती हैं, जो हंडिया ज़्यादा चलाती हैं, या कोई काम ऐसा करती हैं रिस्ट वाला, उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा तजर्बा ये कहता है कि जो ये दोनों इंजरीज़ हैं, ऑब्वियसली थोड़ी बहुत आप कोशिश कर सकते हैं मेडिसिन लेने की और फिजियोथेरेपी कराने की, लेकिन मैं ज़्यादातर अपने पेशेंट्स को मैं इंजेक्ट करता हूँ स्टीरॉयड, और एक ही दफ़ा काफ़ी होता है, कभी कभार 1-2 दफ़ा करना पड़ जाता है, बट दैट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड ट्रीटमेंट एंड दैट्स अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। अगर कोई डरता है टीका लगाने से, तो पहली बात तो डरना नहीं चाहिए। अगर कोई फिर भी ना लगवाना चाहे तो फिर इसके लिए दवाई, और दवाई से भी ज़्यादा जो है वो ये करना है कि इसको आपने थोड़ी कंप्रेशन दे के रखनी है और इस्तेमाल नहीं करना है इसको। आपने चंद एक बातें सुनी, जाहिर है कि इस पर तो बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, कहते हैं कि अ स्टिच इन टाइम सेव 9। तो जब भी कोई इस किस्म का इशू हो, आप अपना जो भी डॉक्टर करीबी है, स्पेशलिस्ट है, उससे रब्ता करें और उससे डिस्कस करें और प्रॉपर वक्त पे अपना इलाज करवाएं, अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाएं। बीमारी को लंबा ना होने दें, उसको खींचे मत, उसको वक्त पे उसका ट्रीटमेंट करा लें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।